स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 5th। सिविक्स का चैप्टर है ये। 5th चैप्टर है क्लास 7th का, जिसका नाम है औरतों ने बदली दुनिया। प्रीवियस चैप्टर को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इससे पहले मैं आप आगे पढ़ाने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी क्लास के या किसी भी बोर्ड के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं आप, तो जॉन एकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें, जहाँ पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, इग्नू, यूपीएससी, सीबीएसई किसी भी तरीके के पीडीएफ नोट्स किसी भी क्लास के, किसी भी सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ मिल जाते हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 5th, जिसका नाम है औरतों ने बदली दुनिया। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता है। हमने ये भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। ये सब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। आप 4th चैप्टर में देख सकते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ठीक है। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। यानी कि जो खेती बाड़ी की जाती है उसमें महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं सिर्फ पुरुष ही काम करते हैं, महिलाएं भी बहुत काम करती हैं। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं। बहुत से लोगों का ये सोचना है क्योंकि वह अधिक सहनशील और विनम्र होती है। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़की और महिला तकनीकी कार्य में सक्षम नहीं होती। ये सोचने वाली बात है सिर्फ। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। रूढ़िवादी भावना का मतलब होता है जो बहुत पहले से चली हुई आ रही है बातें कि महिलाएं तो सिर्फ नर्स बन सकती हैं या महिलाओं का काम करना सिर्फ घर में ही सीमित है, बाहर नहीं करना चाहिए महिलाओं को काम। तो ये रूढ़िवादी सोच होती है। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। तो लड़कियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए जो स्टडी करनी पड़ती है या प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग लेने के लिए जो वो सोचती है, उनको ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती। घर से भी ज़्यादातर परिवारों में, अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वह शादी को अपने जीवन का मूल्य लक्ष्य बना ले। और ये भी देखा जाता है कि शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बना ले। महिलाओं के लिए ऐसे बोला जाता है, लड़कियों के लिए। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी भी ये दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने मित्रों की गलत तरीके के चिढ़ाने के कारण भी पैदा हो जाता है। तो बहुत सी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ शुरू से ही भेदभाव किया जाता है। नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने व चिढ़ाया जाता है। रोने पर चिढ़ाया जाता है। अगर कोई लड़का बचपन में किसी के सामने रोता है तो बोलते हैं कि लड़की की तरह रो रहा है। यानी कि यहाँ पर
ये माना जाता है कि लड़की ही रोती है सामने, लड़के नहीं रोते। तो इस तरीके से भेदभाव किया जाता है लड़का और लड़की में। परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे हम स्कूलों में हर साल अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति खराब थी। उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी व हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियाँ मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। क्योंकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। यानी कि बहुत सी महिलाएं हेल्प करती है पुरुषों का उसमें, पर उनको काउंट नहीं किया जाता। जैसे किसान, जो भी खेती बाड़ी में भी महिलाओं का योगदान होता है, कुम्हार के साथ भी उनका योगदान होता है, पर उनको काउंट नहीं किया जाता है। 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विश्वविद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। अब लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लग गए। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। पहले लड़कियों को ज़्यादा स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था अगर वो स्कूल जाना चाहती थी तो बहुत से महिलाओं के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का कोशिश भी की गई थी। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया कि हमें भी पढ़ना है। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं आगे। हे भगवान, जेवियर गणित में तुम सिर्फ 65% लाए हो। हे भगवान जेवियर, गणित में तुम सिर्फ 65% लाए हो। भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम हैं। मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। तो उसने जवाब दिया, तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इतिहास से क्या मदद मिलेगी? इसमें कोई भविष्य नहीं है। ये भी आपने सुना होगा कि आर्ट साइड या कॉमर्स, साइंस साइड, इनमें भेदभाव होता है बच्चों के साथ कि उनको अपनी पसंद का, कई बार वो अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं कि कौन सी साइड लें। बस सभी साइड अच्छी होती है, सब स्ट्रीम। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता। समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो ये हमारी सोच है कि किस साइड से जॉब लगती है। बहुत से लोगों का गलत सोचना है, क्योंकि हर साइड से भी नौकरी लग सकती है। चाहे आर्ट साइड हो, आर्ट साइड वाले या कोई सी भी साइड्स के भी आईएएस के एग्ज़ाम भी देते हैं। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि स्ट्रीम को लेकर भेदभाव होता है। यहाँ आइए हम राज सुंदरी देवी सन 1800 से 1890 का अनुभव पढ़े, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक आमार जीबोन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। यह आपको याद रखना है। राज सुंदरी देवी, जिनका जन्म सन 1800 में हुआ था, डेथ 1890 में हुई थी, वो पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। उनकी आत्मकथा कौन सी है? आमार जीबोन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। राज सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। एक समय ऐसा था
ये माना जाता था कि अगर लड़कियां पढ़ती हैं या पढ़ी लिखी या शादीशुदा औरत पढ़ती है तो अपने पति के लिए दुर्भाग्य का काम करती है पढ़ लिख कर। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर रात आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी। मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियाँ पढ़ती नहीं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया, मैं चैतन्य भागवत, एक संत का जीवन पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है। जब मैं इसे मंगाऊँ तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी भी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख सकी। तो इस तरीके से जो आजकल आपको आसानी से बुक्स मिल जाती है पढ़ने के लिए, पढ़ाया जाता है आपको, तो उस समय में महिलाओं को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था पढ़ने के लिए। बहुत मुश्किल से वो सीखती थी पढ़ना। राजसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राजसुंदरी देवी ने अपनी दैनिक जीवन के अनुभव को विस्तार से लिखा। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। कुछ समय ऐसे भी होते थे डेली उनको समय ही नहीं मिलता था आराम करने का। इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही ले। पहले ये पढ़ लेते हैं। रामाबाई 1858 से 1922 अपनी बेटी के साथ। ये रामाबाई हैं। महिला शिक्षा की योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापाखाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। परंतु बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापाखाना दिख रहा है। रामाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। तो इनका छापाखाना है। ये पंडिता रामाबाई हैं, ये जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए और महिलाओं के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किया। इनके बारे में भी पढ़ते हैं। रुकैया सखावत हुसैन और लेडीलैंड का उनका सपना। रुकैया सखावत हुसैन 1880 में पैदा हुई थी। इनकी डेथ 1932 में हो गई थी। एक धनी परिवार में पैदा हुई थी जिसके पास बहुत ज़मीन थी। यद्यपि भी उन्हें उर्दू और पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेज़ी सीखने से रोका गया। उर्दू पढ़ना आता था उनको, पर उनको बांग्ला और अंग्रेज़ी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेज़ी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेज़ी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखा।
तो रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन से क्या सीखा? बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना लिखना। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्हें एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्ष था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडीलैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडीलैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने, आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती और हवाई कारें चलाती थी। लेडीलैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते थे। पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडीलैंड में अपनी बहन सारा के साथ यात्रा पर जाती हैं। तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो एक स्वप्न देख रही थी। तो वो एक स्वप्न के बारे में बता रही है। उनका ये स्वप्न था कि महिलाओं के जीवन ऐसा हो। जैसे कि आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों को हवाई जहाज और कारें चलाने के स्वप्न देख रही थी जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। वो ऐसा स्वप्न देख रही थी कि स्त्रियां हवाई जहाज और कारें चला रही हैं जिस समय महिलाओं को स्कूल जाने की भी अनुमति नहीं थी। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, पर उससे भी अधिक करने की शक्ति थी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। ठीक है, तो 3 की जनों की आपने स्टोरी पढ़ी, एक तो पंडिता रामाबाई जी की और रुकैया सखावत की और राजसुंदरी देवी जी की। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय कैसे हैं? तो यह पहले की स्टोरी है और इस अब समय में कैसा है। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई और उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्रियों पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के कब 40% शिक्षित था। ठीक है, तो 1961 का जो समय था उस समय में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के 40% लोग ही शिक्षित थे, जो अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% बाद शिक्षित था। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की संख्या बढ़कर 82% हो गई। शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65% हो गई। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन ऐसे मतलब समय बीतता गया, अब ज़्यादातर लड़के और लड़कियां ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं, अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। आज के समय में भी पुरुष अधिक पढ़ते हैं, महिलाएं कम। इनमें बीच का अंतर अभी भी समाप्त नहीं हुआ। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़कों व लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियां इनमें शामिल हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि प्राथमिक 1 से 5 तक लड़के 4.36 पढ़ते हैं, लड़के 3.88। ठीक है, और उच्च 6ठी से 8वीं तक लड़के 3.49, लड़कियां 4.60, माध्यमिक में 17.21 और लड़के 16.88। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। संभवतः आपने ऊपर की तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी में तुलना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है।
इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। यानी कि एससी और एसटी जाति की लड़कियां तो कम पढ़ती ही हैं आंकड़ों के अनुसार, साथ ही साथ मुस्लिम लड़कियों को उनसे भी कम पढ़ाया जाता है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष समय बिता पा रही हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अन्य कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल है, ना ही शिक्षक। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ना ही अच्छे स्कूल है, ना ही उचित शिक्षा दी जाती है, ना उचित शिक्षक हैं। यदि विद्यालय घर के पास ना हो, लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो, तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं, बहुत गरीब परिवार अपने बच्चों को स्कूल नहीं पढ़वा पाते हैं, बहुत सौ में समझ की कमी होती है, इसलिए भी नहीं भेजते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ हुआ था। जैसा आपने पहले पढ़ा है, वो प्रकाश वाल्मीकि जी नीची जाति के थे। जब वो स्कूल में जाते थे तो उनके साथ भेदभाव होता था, जैसे भीमराव अम्बेडकर के साथ भी होता था। ठीक है, अब हम और आगे स्टोरी पढ़ते हैं। महिला आंदोलन। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। यानी कि महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए या लड़कियों की स्थिति को सुधारने के लिए जो आंदोलन किए गए उनको महिला आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा, उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। इसकी कुछ झलकियां आप ये देख सकते हैं। अभियान पढ़ते हैं। यहाँ पर भेदभाव और हिंसा के विरोध में चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो अभियान चलाया जाता है भेदभाव और हिंसा के विरोध में, तो महिला आंदोलन कहलाता है, जो महिलाओं के साथ होता है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिसमें घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। यानी कि सन 2006 में एक कानून बना जिसमें जो घर के अंदर शारीरिक या मानसिक हिंसा हो रही है, भोग रही है औरतें, तो कानूनी सुरक्षा दी जाए उनको। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में ये भी कानून बनाया कि अगर महिलाओं के साथ शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ अगर यौन प्रताड़ना हो रही है, यानी कि वो प्रताड़ित किया जा रहा है महिलाओं को, लड़कियों को, तो इसके लिए भी दिशा निर्देश दिए। शैक्षणिक संस्थान मतलब स्कूल, ट्यूशन्स, ये सारी चीज़ें। एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में ऐसे देश भर के महिला संगठनों ने दहेज प्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो 1980 में क्या आवाज़ उठाई? दहेज प्रथा के खिलाफ। नव विवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। यानी कि दहेज मांगने के चक्कर में क्या करते थे, औरतों को मार देते थे वो बहुत से परिवार वाले। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी
कि कानून अपराधियों को कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव और जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः ये समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानूनों को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। तो अब जो दहेज मांगता है उनको प्रताड़ित किया जाता है, दंड दिया जाता है कानून के द्वारा। जागरूकता बढ़ाना, औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। महिला आंदोलन का कार्य क्या है? महिलाओं में जागरूकता बढ़ाना कि उनके नियम कानून अधिकार कौन से हैं। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वे अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता है जागरूकता बढ़ाने के लिए। विरोध करना, जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियों, प्रदर्शन आदि का असरकारक तरीके हैं। ये सब किया जाता है। अगर महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है तो आंदोलन किया जाता है, आवाज़ उठाई जाती है। बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। 8 मार्च को पता ही है आपको, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। दुनिया भर की औरतें अपने संघर्ष को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। हर साल 14 अगस्त को बागा में भारत पाकिस्तान की सीमा 1000 लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों की बंधुत्व यानी कि भाईचारे को प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती मोमबत्तियां उठा रही हैं। तो 14 अगस्त को बाघा बॉर्डर में आपस में पाकिस्तान भारत के बीच में बंधुत्व की भावना के लिए प्रदर्शन, अपना मोमबत्तियाँ जलाती है औरतें, या ये सब प्रदर्शित करा जाता है। हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आप इस चैप्टर के या किसी भी क्लास या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स आप चाहते हैं तो जॉन एकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के सभी क्लास के नोट्स बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल हो जाते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से लाइक शेयर करना ना भूलें।